अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। आम इंतखाबात अब तकरीबन एक महीने की दूर हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त मुल्क में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियाँ पुरूज पर होती, लेकिन आज भी मुल्क में बहस का जो मरकज़ी मौजू है वो इलेक्शन का अल्तवा बना हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में अचानक से इलेक्शन अल्तवा की दरख्वास्त मंजूर हुई, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी बुला लिया। कहा तो ये जा रहा है कि सेनेट की इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन करारदाद को यकसर नज़रअंदाज कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी दौरान आज सेनेट की उसी करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पहुंच गई, जिसमें करारदाद को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने के साथ साथ जिन मेंबरान ने करारदाद पास करने में किरदार अदा किया है उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की दरख्वास्त भी की गई है। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि ऐवान की कार्रवाई को तो आईनी सस्ता हासिल होता है, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई कर सकती है? अच्छा, दूसरी तरफ आरोस के हाथों मुस्तरद हुए ज़्यादातर कागजात नामजदगियों की ट्रिब्यूनल से मंजूरी का सिलसिला जारी है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज ने आरोस की अहलियत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है आरोस ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं, मुस्तरद किए हैं, जो यकीनन इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया पर सवाल है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज 8 माह बाद निगरां हुकूमत ने 9 मई की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम कर दी है, जो 14 रोज़ में इस आने के ज़िम्मेदारों का तयन करेगी। तो फिर यहाँ ये सवाल जन्म लेता है कि 8 महीने पहले वाक़या हुआ, 5 माह निगरां हुकूमत को हो चुके हैं, तो अब अचानक इस मामले पर कमेटी कायम करने का ख्याल क्यों आया? ऐसी कमेटी की कोई कानूनी हैसियत होगी जो खुद निगरां वज़रा पर मुश्तमिल हो? काबिल गौर बात यह है कि इस तयन का मुतालबा चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून ने खुलकर करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ नाज़रीन, बानी PTI के जेल में होते हुए आलमी जरीदे में शाये होने वाले आर्टिकल और इस पर हुकूमत के इकोनॉमिस्ट से सवाल उठाने का मामला भी मुल्क की सियासत में अपना जवाब ढूंढता हुआ नज़र आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे यासीन आज़ाद साहब और आबिद ज़ुबैरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आबिद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले सर फरमाइएगा, 9 मई को गुजरे हुए एक अरसा हो चुका है सर, अब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के मामले पर अदालत लगी, निगरां वज़ीर आज़म को ओहदा संभाले 5 महीने हो गए, अब मास्टरमाइंड और सहूलतकारों के तयन के लिए कमेटी बनाई गई है। हुकूमती कमेटी से सर जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल मुझे नहीं पता इस कमेटी का क्या रोल होगा, क्योंकि अगर किसी पे केस चलता है तो वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चलता है। आपका कोई इल्ज़ाम होता है, FIR कट जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये काम तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का है, पुलिस का है और सब का। अब उन्होंने करके फ़ाइनल चलान, अगर वो केस और चलान हो गए तो उनका फ़ाइनल चलान उनको देना होगा कि जी इन लोगों के ख़िलाफ़ हमारे पास ये शहादतें कि इन लोगों ने ये जुर्म किया था 9 मई का। तो अब कमेटी बनाए ना बनाए उससे क्या ताल्लुक होगा? अगर केसेस अदालत में है, अदालत तो शहादत देगी, शहादत प्रोसिक्यूशन को देनी है, प्रोसिक्यूशन ने अपने शहादतें लेके आनी है, उन्हें गवाही देनी है कि ये लोग जो थे मुर्तकब पाए गए इस 9 मई के जुर्म में। तो अब फिर उसके बाद कोर्ट एविडेंस देख के जिरा के बाद हो सकता है उनको सजाएं दे या उनको छोड़ दे कि जी इन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। तो अब ये सारी बात देखनी होगी, लेकिन अगर कमेटी अब बन रही है तो 6-7 महीने के बाद कुछ बात समझ नहीं आई, क्योंकि जो आप जानते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस का फैसला था, हमारी पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट बार की, वो तो जो इंटर कोर्ट अपील में वो सस्पेंड हो चुका है और फौजी अदालतों को तो इजाज़त दे दी गई है कि उन 103 सिविलियंस का ट्रायल वो कर ले, लेकिन फैसला वो अनाउंस नहीं कर सकते। अब वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में वो केस लगेगा, जो ऑर्डर था कोर्ट का। तो देखें ना, आप देखें 7 महीने हो गए, अभी तक तयन नहीं हो रहा कि कौन उसका मास्टरमाइंड था, कौन क्या था। लोगों को केस किए जा रहे, एक जमात को टारगेट किया, अगर उस जुर्म में वो लोग शामिल थे तो अब तक तो 7 महीने में तो ट्रायल तो शुरू हो जाना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन तो कब की पूरी हो जानी चाहिए। हर कोई कहता है टीवीज़ वगैरह में आके प्रोग्राम्स है कि जी हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, ऑडियोज़ भी हैं, तो सब लाएँ, एविडेंस में क्यों नहीं पेश की जा रही? एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी तो केसेस हैं इन लोगों के। सही। यासीन आज़ाद साहब, वैसे आपको सर 5-6 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, अचानक ये कमेटी बन जाना, इसकी लॉजिक आपको कोई समझ आती है, नज़र आती है? और ऐसे वक्त में कि जब कोई सिफारिश भी नहीं आई हो किसी कमेटी के हवाले से? देखिए, मामला जब कोर्ट के अंदर है तो फिर किसी कमेटी की ज़रूरत मेरे नज़दीक नहीं रहती। अब क्यों बनाई गई, उस कमेटी के गराज व मकासद क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है,
ये डिटेल तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जहाँ तक मामलात कोर्ट का है, ज़ाहिर है कि जब FIR कट जाती है, रिमांड ले लेते हैं, रिमांड के बाद चालान आ जाता है, तो ज़ाहिर है कि आपको केस को प्रोसीड करना है। और इंटर टेररिस्ट कोर्ट का जो एक तरीक़ाकार है कि आपको डे टू डे प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, या एक टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको केस को कंक्लूड करना होगा। लेकिन एक तरफ तो जैसे आप केस कंक्लूड करेंगे, दूसरी तरफ पे आप पे पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप जजमेंट अनाउंस नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है कि जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई फर्दर आर्डर नहीं करता, मिलिट्री कोर्ट अगर अपने केस को प्रोसीड कर लेते हैं, कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो जब तक फर्दर आर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई नहीं आता, जजमेंट अनाउंस हो नहीं सकेगा। तो अब इसके कमेटी का क्या कंसेप्ट है, ये तो ज़ाहिर है जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इसकी वजाहत कर सकती है कि कमेटी बनाने की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्या मुश्किल है उनके रास्ते में, ये तो वही जानते हैं। जब केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करें ना, इसी सवाल को आगे बढ़ाती हूँ सर। जी ठीक, पॉइंट आ गया सर। आबिद ज़ुबैरी साहब, केयर टेकर गवर्नमेंट के अब और इख्तियारात के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं सर। माजी के किसी केस की अस्कुत तहकीकात करवा सकती है, ये भी अब गुफ्तगू हो रही है बहुत। जी बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ इनको डे टू डे काम कर सकते हैं। और ये जो वाकया है ये इनकी आने से पहले का है, 9 मई का, या उसके बाद जो हालात हुए थे। और मुझे नहीं समझता इस कमेटी का क्या वजह है, क्या किसको टारगेट करना चाहते हैं, किस स्पेसिफिक आदमी को या लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, जबकि मामला अदालत में पेंडिंग है। अदालत से केस आप देखिए, एंटी टेररिज्म कोर्ट पे तो कोई से नहीं है किसी सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स का है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट मार्शल, सिविलियंस के कोर्ट मार्शल को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस वजह से वहाँ ये इशू है कि जब तक वो फैसला इंटर कोर्ट अपील में नहीं हो जाता, इसलिए स्टे है, लेकिन आप अपनी प्रोसीडिंग्स पूरी कर लीजिए। तो ये इस कमेटी का देखिए, असल में प्रॉब्लम क्या आई है हमारे मुल्क में कि केयर टेकर्स अब केयर टेकर्स नहीं रहे। आप पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, 1 साल हो जाएगा उनको 22 जनवरी को, तो जबकि आइन के अंदर उनकी मुद्दत केयर टेकर की 90 दिन होती है। देखिए वहाँ आइन टूटा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नहीं माना गया, और नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली को भी देखिए, डिसोल्यूशन के बाद आज अब इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को जाके, वो भी 5 मई। तो ये जो केयर टेकर है बेसिकली ये तो एक्ट कर रहे हैं ऐसे जैसे दे इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये लोग। असल में केयर टेकर का सारा सिस्टम ही गलत खराब हो गया। और ये पार्लियामेंट जब आए उनको सोचना चाहिए कि क्या केयर टेकर हमारे सिस्टम में होना चाहिए या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मुल्कों में केयर टेकर का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है। ठीक ठीक ठीक। यासीन आज़ाद साहब, वैसे सर इस कमेटी की कानूनी हैसियत ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं ना, क्या होगी? किसी इदारे का तो इसमें शामिल है नहीं, सिर्फ निगरां वज़रा पर मुश्तमिल ये कमेटी है। निगरां वज़रा के ऊपर कमेटी बनी है। एक तो जो कल का वाक़या हुआ, जिस तरह सेनेट के अंदर जो तमाशा किया गया, आपने एक करारदाद पास कराई, और करारदाद पास होने के बाद आपके निगरान हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं उनकी एक कमेटी बना दी गई है। इसका क्या बैकग्राउंड है? मैंने आज दिन को भी ये बात कही थी कि सेनेट के अंदर जो ये मामला हुआ, इसका जो सवालिया निशान ये है कि ये तो पता चलना चाहिए पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को कि इसके बैक पे कौन लोग हैं, किसकी शय पर जो है ना ये करारदाद सेनेट के अंदर आई, ये जानते हुए भी कि सेनेट में कोरम पूरा नहीं है। सेनेट के चेयरमैन आए, फटाफट मीटिंग प्रिजाइड की और सारा कुछ करके तो चले गए। तो ये तरीक़ाकार तो गलत है। क्या 8 फरवरी का जो इलेक्शन की डेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम सियासी जमातों की बामाही रजाबंदी से तय की गई है, सेनेट की कोई करारदाद इलेक्शन की जो डेट तब्दील हो जाएगी, मेरे नज़दीक बिल्कुल तब्दील नहीं होगी। मेरे नज़दीक सेनेट की इस करारदाद की कोई आइनी और कानूनी हैसियत भी नहीं है, क्योंकि जब सेनेट का पहले से कोई एजेंडा नहीं था कि किस पॉइंट पे आप ये इजलास कर रहे हैं, क्या है, तो ये सेनेट के चेयरमैन को जिसकी वजाहत करनी पड़ेगी कि भाई उन्होंने ये जो सारा कुछ ड्रामा किया है, इस ड्रामे की आखिर ज़रूरत क्या थी उनको सेनेट के अंदर। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है हमारे मुल्क की। मैंने ये कि अल्लाह ताला आप रहम करे, लेकिन मैं एक बात सर ये कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन तो आ रहा है ना। एक तरफ ये भी बात हो रही है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो एक सिर्फ करारदाद है, अपना इजहार राय है, लेकिन दूसरी तरफ फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर इजलास भी हो रहा है, इस पर डिस्कशन भी हो रही है, ये करारदाद ज़ेर गौर भी है। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर एक और बड़ा दिलचस्प मामला है
सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले गालिबन 23 दिसंबर को उनकी जानिब से एक टीवी प्रोग्राम में ये मुतालबा आया था 9 मई के हवाले से कि या तो ये फैसला करेंगे 9 मई किसने किया या फिर इस पर मिट्टी डाल दें, और फिर इस कमेटी का क़याम हो जाना, आज बन जाना। कोई लिंक नज़र आता है क्या? मुतालबा पूरा हो गया है? देखिए, अभी आपने जो बात की कि ये वुज़रा पे कि ये जो कायम मुकाम ये जो केयर टेकर्स के ऊपर मुबनी है ये कमेटी, तो बड़ी हैरानगी की बात है। अब क्या ये मिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? इस कमेटी का क्या रोल है? वो क्या उनको क्या कहा गया, क्या मालूम करने के लिए? देखिए, मिट्टी पाओ ये बात की ज़ाहिर बात, नून लीग के आप जानते हैं एक पार्टी को इस वक्त बड़ा एज हासिल है, हर तरह से उनको सहूलत मिल रही है, हर कोर्ट्स में भी, कोर्ट्स के बाहर भी, सिस्टम में भी, और सारा उनको, और उनके उससे मिट्टी पाओ की क्या बात कर रहे हैं सारे। अगर लोग जो गिरफ्तार हैं, हमारी ख़वातीन बेल के बाद भी उनको जेल से उनको रिहाई मुमकिन नहीं आ रही, तो वो आज तक वो मामला कोर्टों में, लोग मिलिट्री की कस्टडी में है 103 लोग जिनका सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लिस्ट दी ला के। तो ये मिट्टी पाओ वाला बात तो नहीं है, ये तो अदालतों को फैसला करना है ना, मतलब अदालत फैसला करेगी। अब उनके कहने से कि मिट्टी पाओ यानी इसका क्या मतलब है? को आदमी अदालत पे, या तो अदालत नहीं फैसला, फिर आप खुद कर लीजिए बैठ के फैसला। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे थे वो सिद्दीकी साहब? मतलब आप अदालतें अपना टाइम लेके फैसला करेंगी जी। तो ये सारी बात, लेकिन जो अभी यासीन आज़ाद साहब ने बात की जी 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 कंप्लीट कर लें सर, जुमला कंप्लीट कर लें। जी, मैं ये कह रहा था जो उन्होंने बात की, ये रेजोल्यूशन की, जो सेनेट की रेजोल्यूशन की बात की, देखिए आपने पिछले दिनों देखा जब वो पार्लियामेंट थी पूरी, जब नेशनल असेंबली भी थी, 10 लोगों ने 5 से 10 लोग बैठे होते थे और कानून साजी हो जाया करती थी उसके अंदर। आखिरी दिनों में केयर टेकर्स के आने से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, उस 10-15 दिन में 50 कवानीन बनाए गए, अमेंडमेंट्स की गई, और 10-15 लोगों से वहाँ भी कोरम पूरा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि आप सेनेट और ये जो पार्लियामेंट की जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें आप कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये आइन के अंदर पाबंदी है उसके अंदर, वो देख नहीं सकती कि वहाँ जो बात है। अब रेजोल्यूशन आ गई, उसके पीछे मुहरकात क्या थे? अब पार्लियामेंट हमारा, अभी सब ये लोग सारी पार्टीज वगैरह कहते थे कोर्ट के दिफा से पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब सुप्रीम अदारे ने, इस वक्त से सेनेट मौजूद है, उसने एक रेजोल्यूशन पास कर दी, चेयरमैन सेनेट, वो जो नून लीग के जो सेनेटर साहब थे उन्होंने आज अपनी गलती एडमिट की कि जी मैंने भी नहीं देखा कि कोरम है या नहीं है। भैया आपका काम था, आप एक सेनेटर हैं, मेजॉरिटी पार्टी के आप सेनेटर हैं उसके अंदर, चले आपसे भी गलती हो गई। पॉइंट इज दैट कि वहां आ गई, कोर्ट्स भी कहते हैं कि जो पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है वो 340 लोग हैं, उनकी अकल ज्यादा है कि 5-6 लोग बैठ के उस बात को रद्द नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अब देखनी पड़ेंगी जी। सही, बिल्कुल ठीक है आप सब, क्योंकि मैं 9 मई के हवाले से नहीं है इस पर मैं बात करें, तो यासीन साहब मैं आपसे ज़रा इस पर ये भी जानना चाह रही हूँ कि क्योंकि 9 मई का सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है, उनके कई रहनुमा इस वक्त जेलों में भी हैं। सर अगर जो निगरां हुकूमती कमेटी है ये अपनी फाइंडिंग्स में PTI को कसूरवार ठहरा देती है, फिर उसके बाद हुकूमत के पास ऑप्शन क्या होंगे? वैसे क्या ये कोई एक्शन भी ले सकते हैं? देखें, हम बड़ी आसानी से जो फ्यूचर की बात कर लेते हैं। यही पे PTI की हुकूमत तकरीबन 4 साल इक़्तिदार में रही है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गोद में बैठ के काम करती रही है। उस वक्त तो अपने हमारे दोस्तों को इस बात का ख्याल नहीं आया कि उस वक्त 2018 से लेकर जो ऑनवर्ड्स मुस्लिम लीग नून के साथ जो अशेयर किया गया, एक बाप की मौजूदगी में उसकी बेटी को जेल से गिरफ़्तार करके लिया गया, उस वक्त तो हमारे दोस्तों ने ये बात तो नहीं की कि आज नून लीग पे तमाम बात डालते हैं। इस पाकिस्तान के अंदर ये तमाम बातें होती रही हैं और नून लीग के लोगों ने जितनी सज़ाएं देखी हैं शायद किसी ने ना देखी हों। अभी तो आपको 2-3 महीने ही हो गए और आप तड़प गए कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो आप ये बता दें कि 9 मई के लिए हमने तो नहीं आपको कहा था कि ऐसे वाक़यात करें। आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क में जब 9 मई का वाक़या हुआ तब पूरा जश्न बनाया गया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो काम हम अरब रुपया खर्च करके पाकिस्तान में नहीं कर सकते थे वो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखाया। तो उन चीज़ों को हम क्रिटिसाइज तो करते नहीं, घूम फिर के नून लीग की बात आती है। तो अगर बात करनी है तो फिर मेरिट्स पे बात करें और सब की बात करें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में जो इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ये कहते हैं लेकिन आपके ख़िलाफ़ केसेस तो हैं ना, आप फेस तो करें ना।
और फेस करते हैं तो फिर इसमें रोने पिटने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के साथ अडयाला जेल में जो कुछ हुआ, एक सबका प्राइम मिनिस्टर उनको बुरा भला कहता है। 9 मई को जो कुछ हुआ है ना, वो कोई भी पाकिस्तानी उसे अच्छा इकदाम तो कह ही नहीं सकता ना, वो काबिल मजम्मत था। लेकिन जिस जश्न की आप बात कर रहे हैं, जो कुछ पिछले दौर में हो रहा था वो गलत था, तो अभी जो लोगों के साथ हो रहा है वो भी गलत ही हो रहा है सर। अगर 9 मई के ऊपर वहाँ पर जश्न मनाया गया था, तो डॉन लीग्स के मामले पर भी बराबर में जश्न मनाया गया था सर। मुझे ये बता दीजिए कि ये कानूनी हैसियत क्या होगी, ये जो कमेटी होगी ये कोई एक्शन भी ले सकती है सर उनके खिलाफ? जो फाइंडिंग्स में आ जाएंगे कसूरवार कौन ठहरेंगे? जो ये कमेटी बनी है उसके इख्तियारात का वो क्या पॉइंट ले रहे हैं, क्या पॉइंट डिस्कस करने चाहते हैं, क्या चीज़ साबित करने चाहते हैं, वो तो हमारे और आपके सामने तो है नहीं। लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग ज़रूर है कि जब मामला अदालतों में है तो फिर कमेटी बनाने की ज़रूरत क्या थी। मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि तमाम मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तय होने के बाद सेनेट के से करारदाद पास कराने की क्या ज़रूरत थी। और यही वजह है कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आखिरी ये जो सवालिया निशान है कि ये अचानक जो करारदाद पेश की गई और उसको पास भी कर लिया गया, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी भी तो इन्वेस्टिगेशन कर लें कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ताकि सही पोजीशन पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को पता चले। तो हमारे यहाँ तो एक मैं तो ये हकीकत से ये बात कहता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम वन साइडेड होकर बात करते हैं। मैं कहता हूँ माजी में भी ज्यादती हुई, अब भी ज्यादती हो रही है। मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमें वन साइडेड होकर बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर माजी को भी याद करें, फ्यूचर को भी याद करें और फिर बैलेंस करके बात करें, तो तब अच्छी बात है मेरे नज़दीक जो है। ठीक सही। अच्छा सर, क्योंकि हम कुछ गुफ्तगू हम 9 मई पे बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने सेनेट के में कल जो कुछ हुआ उस पर भी आप लोगों ने रोशनी डाली है। आबिद ज़ुबैरी साहब, ज़रा सर ये फरमाइएगा ये, क्योंकि अब हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन में फिर इजलास भी हो रहा है, वो इस करारदाद पर इजलास बुला रहे हैं। वाकई जो करारदाद मंजूर हो गई कल सेनेट से और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये सिर्फ इजहार राय था जो कि सेनेटर्स ने किया है, तो वाकई इलेक्शन कमीशन ऐसी करारदाद को यकसर नज़रअंदाज कर सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता नज़रअंदाज कर सकता है, क्योंकि आप देखिए वो सदर मुमलिकत को भी और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी वो इरसाल कर दी गई है, तो इतना आसान नहीं होगा। आफ्टर ऑल ये मुकन्ना है, हाईएस्ट हमारी बॉडी है। अब आप उसकी बुराइयां कर रहे हैं, जब वो जो उस तरह से वो आप अगर बात कर रहे हैं वन साइडेड होकर आपको बात नहीं करनी चाहिए, तो जब वो कानून साजी जो अभी हमने अगस्त में या जुलाई अगस्त में देखी और जिस तरह से वो कानून साजी हो रही थी, 10-10 लोग बैठ के कोरम होता नहीं था और कानून बन गए सारे जो आज अपहोल्ड हो रहे हैं, तो फिर ये आपको ये भी देखना चाहिए कि जब उस वक्त हो रहा था वो कानून हम मुझ पे आप पे बाइंडिंग है वो, जबकि वहाँ भी कोरम पूरा नहीं था और जिस तरह से लॉ थोक के हिसाब से कवानीन बने। अब सेनेट की रेजोल्यूशन आ गई है, सेनेट हाईएस्ट बॉडी है, आप उसको नापसंद करें, ठीक है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए, पहले ही इलेक्शन डिले हो गए, लेकिन इलेक्शन अगर हो तो साफ और शफाफ हो। जो इस तरह माहौल है जो आपने अभी जिसका जिक्र किया, जिस तरह का माहौल है हमारे यहाँ, क्या ये साफ और शफाफ इलेक्शन इस माहौल में हो सकते हैं? अब ये इलेक्शन अगर वो उसकी कानूनी हैसियत नहीं है जैसे कहा गया, तो फिर अगर मैं भी समझता हूँ उसकी नहीं है करारदाद की, क्या होती, कोई कानून तो नहीं होती, कानून साजी थोड़ी की है सेनेट ने इस वक्त बैठ के, लेकिन करारदाद हाईएस्ट बॉडी से आ रही है, तो और उसको नोटिफिकेशन भी इशू कर चुकी है सेनेट, तो उसको फिर इलेक्शन कमीशन क्यों उसको जेर आ रहा है, क्यों इजलास कॉल कर रहा है वो? ठीक। यासीन साहब, इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस पर कई उंगलियां उठ रही हैं सर। आरोस की जानिब से कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जिसे मुस्तरद किया गया, ट्रिब्यूनल के पास गया, वहां पर जाकर जो है वो मंजूर हो गए, बल्कि यहाँ तक के रिमार्क्स आए कि आरोस ने शौकिया कागजात नामजदगी मुस्तरद की है। क्या वजह लगती है सर इसकी आपको? आरोस का अदलिया से ना होना या आरोस का इंतजामिया से होना? नहीं, आरोज जब अदलिया से हुए तब भी हमने उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, और अगर एग्जेक्टिव से हैं तो तब भी हम इल्ज़ाम लगाएंगे। हमें आदत पड़ गई है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की, ये ट्रेंड हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात तो हकीकत है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी अदारा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदारी उसकी है। एक प्रोसीडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो आप पहले शक का इज़हार करते हैं
कि इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन नहीं करा रहा, फलां चीज़ गलत कर रहा है। मैं कहता हूँ कि आप अगर अपने इदारों पे एतमाद नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? आपको सिस्टम को चलाना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब कराएगा जब एग्जेक्टिव की पूरी सपोर्ट उसका हासिल होगी। मिसाल के तौर पर अगर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, अभी आपने देखा होगा कि कोर कमांडर का इजलास हुआ तो उन्होंने कहा कि जितनी नफरी चाहिए इलेक्शन कमीशन को हम देंगे, इससे पहले भी देते रहे हैं। जो ताउन दरकार है वो दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी, तो जो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करेंगे, उनके आर्डर को मानेंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क में इलेक्शन कमीशन है, उसके खिलाफ तो कोई शिकायत नहीं करता, बड़े सुकून से इलेक्शन भी कराते हैं और उनके पास इख्तियारात भी हैं। तो हमारे यहाँ एक्चुअली जो इदारे हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत बहुत करते हैं, और इदारे जब एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते हैं तो आप देखें कि वक्तन फ़वक्तन एक तरफ तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इदारा एक आइनी इदारा है, इलेक्शन की डेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, हमारे हाई कोर्ट पास ऑर्डर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हाई कोर्ट इस टाइप का कोई ऑर्डर मत पास करे जिससे इलेक्शन जो प्रोसीडिंग है वो स्टॉप हो। तो ये डेट अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, पॉलिटिकल पार्टियों की रजामंदी से दी है। मैं नहीं समझता कि 8 फरवरी से इलेक्शन ऊपर जाएगा, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। बाकी हर आदमी का अपना एक एजेंडा है, एजेंडे के मुताबिक बात करता है, वो जो मर्जी करे जो करता है। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपको क्या लगता है ये जो रिमार्क्स आए बड़े इंपॉर्टेंट हैं? ऐसा लगता है कि शौकिया कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं आरओज़ की जानिब से, क्या लगता है आपको? पहले एक बात मैं वजाहत कर दूं, ये हमारी पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट बार की जो मैंने दाखिल की थी हमारी कमेटी ने इलेक्शन की तारीख के लिए कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, और तारीख सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। ये बार बार चीफ जस्टिस साहब ने एम्फेसाइज किया था, तारीख दी है सदर मुमलिकत ने इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पहली तो ये बात है, उस ऑर्डर में लिखा हुआ भी आप देख लें जी, ये दी है तारीख आर्टिकल 48 जी। वो उन्होंने जब वहाँ से उनको भेजा, उन्होंने ताकि सुप्रीम कोर्ट उसको इंडोर्स किया कि हाँ आपने ये तारीख दे दी, हम इसको इंडोर्स करते हैं कि 8 तारीख होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख नहीं दी है, नंबर 1। दूसरी बात आपने कहा आरओज़ ने, देखिए यही बात हो रही थी कि जुडिशरी से जब आरओज़ थे आप, हाँ उनके लीगली आप चैलेंज कर सकते थे उनको कि लीगली उन्होंने जो ऑर्डर पास किया वो सही नहीं किया। यहाँ जब से ब्यूरोक्रेसी से जो आए हैं उनके अंदर इंटरफियरेंस है। मैं समझता हूँ वो फ्री एंड फेयर उनकी जो जांच पड़ताल हुई वो फ्री नहीं थी, वो डिक्टेटेड थे। मैं समझता हूँ जब भी आप देखिए अगर शौकिया रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर हाई कोर्ट से ये, अब हाई कोर्ट की आप बुराई शुरू कर दें कि जी हाई कोर्ट ने कैसे कह दिया, अब जज कह रहा है कि शौकिया इनको रिजेक्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कानून कि किस थोक के हिसाब से उन्होंने दिया, और कोर्ट किस सुप्रीम इतना मैटर्स कोर्ट में आ गए हैं कि कोर्ट्स के पास तांता बना हुआ है कैंडिडेट्स का जिनके कागजात उन्होंने रिजेक्ट किए, तो ये एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट वाले भी चैलेंज होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने सही फैसले नहीं किए, अजीब अजीब ग्राउंड्स पे उन्होंने कर दिया। दैट्स व्हाई हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल हैज टू इंटरवीन और इस पर को सेट असाइड कर रहा है ताकि। बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। यासीन साहब, सर ज़रा ये जानना चाह रही हूँ, ये बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है जहाँ से उनका एक आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट में शाया होता है। हुकूमत ने नोटिस लिया, इस जरीदे से जवाब भी मांगने का फैसला किया है। क्या पाकिस्तानी कानून में सर किसी सज़ा याफ्ता कैदी की तहरीर शाया करने पर पाबंदी है या आलमी क़वानीन में? सर देखिए, कोई भी आदमी कहीं मजमून लिख कर कहीं अपने कंटेक्ट से दे तो उसका राइट है, वो दे सकता है, कौन रोकता है किसी में। मेरे नज़दीक इसको तो इशू बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा आइन उसकी इजाज़त देता है, और जब आइन इजाज़त देता है आखिर उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा, अब उस आर्टिकल का मवाद देखना पड़ेगा कि उस मवाद में क्या वजह है जिसकी वजह से हम आज इतनी डिटेल से बात कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा गया ये देखना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन के मेंबरों को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाऊंगा। वही तमाम इल्जाम दोहराए गए इमरान खान साहब की जानिब से, जो वो तकारीर में बबांगे दौहल कहा करते थे, अमेरिका के हवाले से कहा करते थे, इलेक्शन के हवाले से बातें कर रहे थे। ये सारी चीज़ें उस आर्टिकल के अंदर दोहराई गई हैं उनकी तरफ से, जिसकी वजह से फिर कल अमेरिका की तरफ से उसकी तरदीद भी सामने आई है। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर ये फरमाइएगा, सज़ा याफ्ता कैदी की तहरीर शाया की जा सकती है और ऐसी सिचुएशन में कि जब निगरां हुकूमत ने एतराज़ किया हो उस पर?
देखिए, जो हुकूमत ने एतराज़ किया उसकी तो तरदीद आ गई और कहा कि ये जो उन्होंने आपके जो मिनिस्टर ने बात की, मिनिस्टर साहब ने बात की, वो सही नहीं है। ये तो आज इकोनॉमिस्ट ने कह दिया, आप देख लीजिए उनके वेब पेज पे जाके जो उनकी तरदीद की है उन्होंने, ये हमें भेजा गया है। दूसरी बात है, आपने जो बात की कि देखिए कोई सज़ा याफ्ता हो, ये हो, हर किसी का हक होता है वो अपना आर्टिकल दे, वो छापने, उस पर कोई लॉ में तो पाबंदी नहीं है, उसको सज़ा हुई भी है ना। और इस केस में सज़ा सस्पेंड हुई भी है, फैसला सस्पेंड नहीं हुआ है लेकिन सज़ा उनकी सस्पेंड है, वो उनको बेल मिली हुई है, लेकिन नेचुरली उनको गिरफ्तार किया हुआ है, उनको छोड़ते नहीं है। तो ये कह देना कि जी वो छाप नहीं सकते, उस पर वो लेंगे, आप उठाइए, जाइए, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आप केस कीजिए, देख लीजिएगा क्या होगा आपके साथ। लेकिन दूसरी बात कहना कि जी माजी में सुप्रीम कोर्ट ने गलतियां की, ये वो नहीं, आप देखिएगा आज के बाद जब ये पीरियड माजी बन जाएगा, आगे की सुप्रीम कोर्ट के लोग जजेस क्या कहेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आप देखिएगा जो हमारी यहाँ ट्रेडिशन रही है कि आज की जो फैसले हो रहे हैं उनके बारे में क्या कहा जाएगा कल। आबिद साहब, आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट सर। लास्ट में मुझे ये बता दें, इस वक्त पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकला चला रहे हैं और बहुत से जो सीनियर वकील हैं, आपसे भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ी तादाद में उनके उम्मीदवार वकील हैं। आपको इलेक्शन लड़ने की ऑफर वगैरह हुई है क्या पीटीआई की तरफ से? नहीं जी, मैं तो अभी सही हूँ सर, मैं किसी ने मुझे ऑफर नहीं की थी, किसी ने नहीं की। और अगर ऑफर होती है तो वो देखेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर आपको ऑफर भी होती है तब भी आपका फोकस सारा का सारा अपनी वकालत पर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आरओज़ की तरफ से मुस्तरद किए गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज कई सारे कागजात जो मंजूर हुए हैं उस पर रिएक्शन भी आया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जिनको बाकायदा तौर पर नाअहल किया गया, उन्होंने कुछ अपने असासे छुपाए, इस तरह की बातें भी आई और जिनके मंजूर हुए हुए थे कागजात उनको भी फिर मुस्तरद कर दिया गया। मैं बात कर रही हूँ हिबा फवाद और फवाद चौधरी साहब की, और मेरे साथ इस वक्त फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा फवाद प्रोग्राम में ज्वाइन भी कर चुकी हैं। खुश आमदीद आपको कहूँगी। हिबा, सबसे पहले तो ये कहिए, आपके हवाले से नाअहली की खबरें चली जिस पर आपकी वजाहत आ गई कि आपने अपने कागजात खुद वापस ले लिए हैं, लेकिन क्या इसकी वजह से फवाद चौधरी साहब के कागजात पर उठने वाले जो सवालात हैं, क्योंकि अब उनके मंजूर शुदा कागजात वो भी तो मुस्तरद हो गए हैं? देखिए जी, मेरा जो इस पूरी इलेक्शन में रोल था वो सिर्फ ये था कि मैंने फवाद साहब की कैंपेन करनी है, और अगर उन्हें किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी इलेक्शन लड़ने में आती है या उन्हें नाअहल किया जाता है या किसी किस्म का भी ऑर्डर पास होता है कि उनके पेपर नामंजूर किए जाते हैं, तो फिर वो एक बैकअप प्लान के ऊपर मैंने अपने पेपर जमा कराए थे फवाद साहब के कहने पे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अभी हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि वो आज उनको पूरे 2 महीने हो गए हैं वो हिरासत में हैं, और अभी वो पिछले 15 या 17 दिनों से नैब की कस्टडी में हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनको किसी भी वजह बना दी जाए या ना भी हो और उनको टेक्निकल ग्राउंड पे उनको नॉकआउट कर दें। तो इस वजह से मैंने अपने पेपर ही विड्रॉ कर लिए हैं और अब कंटेस्ट वो ही करेंगे अपनी सीट के ऊपर। नहीं, ट्रिब्यूनल के मुताबिक मैडम आपने 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट्स अपने असासों में जाहिर नहीं किए हैं। एफआईए ने गैर मुल्की दौरों और स्टेट बैंक ने अकाउंट्स का रिकॉर्ड ट्रिब्यूनल में पेश किया है। मामला ये था कि वो ऑब्जेक्शन रिपोर्ट हुए थे, लेकिन देखिए ना तो मेरी नाअहली आई है उसके अंदर, मैंने विड्रॉ ले लिया केस के अंदर। जब आप विड्रॉ ही ले लेता है कैंडिडेट कि हम कंटेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर फैक्ट्स और ग्राउंड्स जो हैं वो हम उसको क्लियर करेंगे, और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम फवाद साहब का भी और रोक रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे सब चीज़ें सामने आई तो अकाउंट्स के हवाले से क्लैरिटी उनको मंगल को हम दे देंगे कि ऐसे कोई भी अकाउंट्स नहीं है और वो हर चीज़ वहाँ पे डिक्लेयर्ड है। और मुझे जो मेरे बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है सुबह से कि जी मुझे नाअहल कर दिया गया है, पता नहीं इनके असासे भी आ गए हैं, क्लियरली जज साहब ने कहा है कि ये जो ऑर्डर मैं पास करूंगा आपके किसी भी इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। देखिए फाइंडिंग्स है ना उनकी, क्योंकि ट्राइब्यूनल कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो मुझे नाअहल कर सकें, लेकिन ये ऑर्डर है, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई नाअहली का सामना नहीं है। फवाद साहब क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी नहीं, हिबा साहिबा, आप अपने खिलाफ खबरों का जिम्मेदार फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी को करार दे रही हैं। पहले भी आपने कहा था कि उन्होंने आपकी मुलाकात फवाद साहब से नहीं होने दी है, क्या वजह है इसकी? आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि फवाद चौधरी के भाई आपके खिलाफ हैं?
मुझे ये नहीं पता कि क्या इश्यूज हैं उनके, लेकिन अभी अगर आप जाके देखें तो ट्विटर अकाउंट पे आप ही ने मुझे बताया है कि वो लिख रहे हैं कि इंशाल्लाह रीट्वीट्स कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब आप पॉलिटिकली चीज़ों को लेके चल रहे होता है ना तो ये मायने बेमायने होते हैं। जब मैं नाअहल हुई नहीं हूँ तो बात क्लियर हो गई है। यहाँ पे मैंने अपने विड्रॉल लिए हैं। फवाद साहब की सीट है जी, वो लड़ेंगे और मैं किसी बुनियाद के ऊपर उनको नहीं उनको आजमाइश में डालना चाहती कि जी ये मैसेज जाए कि जी अहलिया लड़ना चाहती हैं। अहलिया नहीं लड़ना चाहती। फवाद साहब की सीट है, मेरा पहले भी बयानिया यही था, मेरा अब भी बयानिया यही है कि उनकी सीट है और उनकी इलेक्शन सीट के ऊपर खानदान का कोई फर्द नहीं लड़ेगा। मैंने ये स्टेटमेंट 1 महीने से दी हुई है और आज एहलिया की हैसियत से मैंने अपना हक अदा किया है और मैंने अपने पेपर विड्रॉ किए हैं एक बड़े दिल के साथ। जिनकी सीट है वो लड़ें, अल्लाह पाक उनको उनकी सीट मुबारक करे और शुक्र करे उनको। नहीं, मुझे बताइए कि फवाद चौधरी के हलके में तहरीक इंसाफ अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करेगी वहाँ पे, या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है? क्योंकि ख़ानदान के हवाले से तो आप कह रही हैं ना कि वो फवाद साहब की सीट है वही लड़ेंगे। पीटीआई अपना कोई उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा करेगी? देखें मेरी बात सुने, सबसे पहली बात ये कि अभी मैं और मेरे बच्चे एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ये बात मुझे नहीं पता कि उनकी कोई मुलाकात हुई है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वो अभी कस्टडी में है, तो उनको सिर्फ जो हमें ऑर्डर्स मिले हैं सिर्फ ब्लड रिलेशन के मिले हैं मिलने के लिए। मेरी बच्चियाँ और मुझे ऑर्डर मिले हैं उनको मिलने के लिए और बाकी फैमिली मेम्बर्स को। मेरी इस हवाले से जी पॉलिटिकली स्टांस के ऊपर उनसे कोई बात नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक ये हम पे आजमाइश का वक्त आया हुआ है। आप लोगों से भी मैं दुआ करूंगी कि हमारी मुश्किलात में के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसमें आसानियां पैदा करे और फवाद साहब को जल्द अपनी बेटियों और हमारे पास लाया जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिबा फवाद साहिबा प्रोग्राम में साथ मौजूद थी, कह रही हैं कि मैं नाअहल नहीं हुई हूँ बल्कि मैंने खुद अपने पेपर्स जो हैं वो विथड्रॉ किए हैं। लाइबा उमर साहिबा भी मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं। उमर डार जो कि उस्मान डार के भाई हैं, उनकी साहबजादी हैं और मुबैना तौर पर फैमिली की जानिब से ये कहा जा रहा है इनकी कि तकरीबन 5 दिन हो गए हैं उमर डार साहब को गैर कानूनी तौर पर अगवा किया हुआ है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए लाइबा उमर मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया लाइबा। ये फरमाइए, उमर डार साहब की जो मुबैना गुमशुदगी है इसको 1 हफ्ता हो चुका है। आप लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है जिस पर अदालत ने पुलिस को उनकी बाजियाबी की हिदायत भी की है। क्या पेशरफ्त हुई है? कुछ पता चल सका है? कहाँ पर हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच किरण कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम आपको भी। और मेरे वालिद जो हैं उमर फ़ारूक डार, उनको अगवा हुए 7 दिन हो चुके हैं, इनफैक्ट 8 दिन हो चुके हैं और उस पर अब हमारी नेक्स्ट हियरिंग कमिंग डेज़ में है। लेकिन अभी तक उसकी यही प्रोग्रेस है कि हमें फिर से जो DVRs उनको दिखाने का जज बाकिर नजफी जो हैं उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने ऑर्डर दिए पंजाब पुलिस को कि वो कोऑपरेट करें और हमें जो मिसिंग फुटेजेस हैं उन 9 DVRs की जो कि प्रेजेंट थे उन एरियाज़ में, उज़्मा अशफाक ब्राइडल स्टूडियो, ग्रैंडियर इंटीरियर्स, लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जिसके अभी तक हमें कैमराज DVRs जो हैं वो नहीं प्रेजेंट किए गए, तो उन सब की 10:30 से लेकर 12 AM तक जो फुटेज है वो दिखाई जाए, जिसके ड्यूरिंग मेरे जो बाबा उमर फ़ारूक डार उनको 29 दिसंबर 2023 पे अगवा किया गया। आपके मुताबिक आपके वालिद को पुलिस वालों ने उठाया, बल्कि आपने उन्हें ले जाने वाले एहलकारों की तादाद तक बताई, तो क्या कोई फुटेज वगैरह भी है इस वाक़े की जिससे आपको ये तफसीलात पता चली हैं और आपने वो अदालत में या पुलिस को दी हो? अच्छा, हमें एक फुटेज मिल रही थी एक DVR से। मेरे चाचू इमरान डार ने अपने फ़ोन से उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो पुलिस ने ना उनसे उनका फ़ोन स्नैच करके ना वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, जिसके अंदर गाड़ियाँ थी जो आई थी मेरे बाबा को लेने के लिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो पुलिसमैन है उसके अंदर हमने एक एविडेंस प्रोवाइड किया जो कैफ़े जो कि इक्वली कल्प्रिट है मेरे बाबा की अगवा में, उनकी अबडक्शन में। उसके जो मैनेजर है ना वो बता रहे थे कि 36 पुलिसमैन आए थे उमर फ़ारूक डार को यहाँ से अगवा करने के लिए, जिससे हमें पता है कि पंजाब पुलिस है। ये एविडेंस हम प्रोवाइड भी कर चुके हैं कोर्ट को, ये सबके सामने आ भी चुके हैं एविडेंस। नहीं, जिस जगह से उमर डार लापता हुए हैं आप लोगों ने वहाँ इर्द गिर्द लगे हुए 9 कैमरास को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन गुज़िश्ता समात पर आपके वकील ने अदालत में कहा कि बास फुटेजेस जो हैं वो डिलीट हो गई हैं। तो लाइबा, आप लोगों को ये कैसे पता चला कि फुटेजेस डिलीट हो गई हैं? क्योंकि पुलिस तो ये कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये वहाँ पे ना 9 कैमरास मौजूद हैं
4 जगह के नाम मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि ग्रैंडियर इंटीरियर्स है, वहाँ पे फाजी सैलॉन है, वहाँ पे उस्मा अशफाक सैलॉन है, वहाँ पे लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे सामने 5 घर हैं और कैफ़े लांतो के अपने जो बाहर वाले एरिया में 5 कैमराज है, ठीक है। और ये सारे जो कैमराज हैं ना उस पूरे एरिया को कवर करते हैं। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि रात 11 से लेके 12 बजे की जो फुटेज है, 29 दिसंबर 29 ऑफ दिसंबर की फुटेज रात 11 से लेके 12 बजे की तमाम कैमरास की वो फुटेज मिसिंग है। तो ये इत्तेफाक तो नहीं है, वो पंजाब पुलिस ही है जिसने वो फुटेजेस डिलीट की हैं और जो एक फुटेज मिल रही थी वो भी पकड़ के डिलीट कर दी गई फ़ोन से। ठीक। अच्छा, अदालती अहकामात पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें आपके चचा इमरान डार को भी शामिल किया गया था, उसका कोई इजलास हुआ, वहाँ से कुछ पता चल सका? लाइबा, पहले बता चुकी हूँ कि मेरे चाचू इमरान डार उस कमेटी के मेंबर हैं और जी हाँ वो बनी है, लेकिन उसी के अंदर जब वो DVRs को चेक करने के लिए बैठी हैं एज पर कोर्ट ऑर्डर्स, तो उनको पहली बात तो वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के DVRs उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं ना किए, वो हमें दिखाई नहीं रहे इतने दिनों से। वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, कभी उनकी लाइट्स चली जाती है, कभी कुछ, तो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे, बल्कि इनफैक्ट आई यूज़ द वर्ड ड्रामा, कि वो ड्रामा कर रही हैं। और जो एक DVR से फुटेज मिल रही थी, जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी मेंशन किया, वो भी पकड़ के डिलीट कर दी गई, नहीं बनाने दी गई उन्हें उसकी वीडियो। अच्छा लाइबा, आपकी फैमिली की जानिब से पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी तरफ से न सिर्फ उन इल्ज़ामात की तरदीद की गई थी बल्कि हर जाने का नोटिस भी भिजवाया गया था, उस पर कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं मिस्टर ख्वाजा आसिफ पे कोई कमेंट्स नहीं करूँगी, वो मुझसे एज में बड़े हैं, उनके ऊपर तमाम रद्द-ए-अमल जो है वो मेरी दादू दे चुकी हैं। ठीक। अच्छा, केस की जो अगली समाअत है वो 9 जनवरी को होनी है, अगर उस वक्त तक आपकी सुनवाई नहीं होती है या आपके वालिद बाजियाब नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद अगला लाए-अमल क्या होगा आप लोगों का? सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहती हूँ ये 5 नाम DPO हसन इकबाल सियालकोट के, जो अवैस शफीक SP कैंट लाहौर, जो SHO दाऊद और SHO असद है, और जो अवैस गुजर है, ये 5 लोग इन्होंने मिलके जॉइंट ऑपरेशन किया मेरे बाबा को अगवा करने का, और इनको इनेबल किया IG पंजाब मिस्टर उस्मान अनवर ने। वो इनको परमिशन दे रहे हैं, वो इनके सरपरस्त हैं, वो जिम्मेदार हैं, पूरी पंजाब पुलिस जिम्मेदार है मेरे बाबा के अगवाने के लिए। और अगर उनको नहीं प्रेजेंट करते जल्द से जल्द और सलामती से, तो जी हम उस्मान अनवर जो है उनके ऊपर FIR करवाएंगे। मैं खुद ज़ाती तौर पे उनके ऊपर FIR करवाऊंगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है सब के लिए, जो DVRs की फुटेजेस मिसिंग है उसके लिए भी, जो मेरे बाबा अगवा हुए हैं उसके लिए भी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइबा उमर साहिबा। मुबैना गुमशुदगी 1 हफ़्ता हो चुका है इस बात को, और इस पर आप कह रही हैं कि अगर सुनवाई नहीं होती है या फिर अगर बाजियाब नहीं होते हैं तो फिर अगला लाए-अमल क्या होगा, ये भी आप प्रोग्राम में बता रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे, इलेक्शन के लिए पूरा मैदान सज चुका है, लेकिन मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर उसके प्रोसेस पर उंगलियां उठ रही हैं, शफाफियत पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। इलेक्शन से पहले ही धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी जरीदों में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। ऐसे इलेक्शन को जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दिया जा रहा है। इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद सैकड़ों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, यानी इंतखाबी मैच से पहले ही उन्हें नॉकआउट करके घर बिठा दिया गया है। और ये सब हो रहा है एक शख्सियत को मुसलसल 4थी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि एक जमात के अलावा किसी और का नाम लेना तक जुर्म बन चुका है। अपोजिशन का सबसे पॉपुलर और बड़ा लीडर इस वक्त पाबंद सलासल है, उसकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन है, क़यादत से लेकर एक आम कारकुन तक सब जेल में हैं। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अपोजिशन के मुताबिक उनकी 100 से ज़ायद ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 25,000 से ज़ायद कारकुनान और हामी मुख्तलिफ जेलों में हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो उनका साथ देते थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते थे। इस सूरत हाल में अपोजिशन की जो क़यादत बची है, या तो वो मुल्क के अंदर रुपोशी की ज़िंदगी गुजार रही है या फिर मुल्क से बाहर जाकर पार्टी को संभाला दिए हुए हैं। हुकूमती कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ आलमी इदारे, यूरोपीय ममालिक और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी मुसलसल आवाज़ उठा रही हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन से पहले क्रैकडाउन के ज़रिए अपोजिशन को खौफज़दा करना चाहती है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने तो अपोजिशन कायदीन और कारकुनान की गिरफ्तारियों को पुरतशद्दुद आमिराना क्रैकडाउन करार दिया है। हुकूमत इन तमाम कार्रवाइयों से इनकारी है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि वो मैदान में मुकाबला करेगी, अब इलेक्शन का बॉयकॉट कर रही है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि ऐसा इलेक्शन क्यों लड़ें जिसका नतीजा पहले से ही तयशुदा। इस सूरत हाल में हुकूमती इत्तेहाद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोलिंग स्टेशन तक लाना है, और अगर ऐसा हो गया तो कल शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की मुसलसल चौथी और तारीख में 5वीं बार वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगी। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।